फूलों के मौसम में मिलने आते हो, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हो। परदेसी मेरे यारा गुजरा जमाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी तू जाना नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इंडियन हिस्ट्री का क्लास दूसरा लेके आया हूं, मतलब लेक्चर दूसरा है ये इंडियन हिस्ट्री का। मैंने एक लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं इंडियन हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके 1 बाय 1 जरूर देख लें। झारखंड टेट वाले विद्यार्थी जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, वहां लिखा रहेगा झारखंड टेट हिस्ट्री, झारखंड टेट ज्योग्राफी, झारखंड टेट पॉलिटी, ऐसे प्लेलिस्ट बनाती हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 जाके जो है वो देखिए, तब जाके आपका जो है वो कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, 2 3 वीडियो 4 वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उस पर कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। 2 से 3 महीना, 2 महीना ही मान के चले, 1 महीना फॉर्म भरने का समय दे रहा है और लगभग 1 महीना में एग्जाम ले लेगा, क्योंकि उधर इलेक्शन है। तो चलिए आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता को देखने वाले हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता कहां पर ही है, इतिहास के किस कालखंड में रखा गया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतिहास है, इतिहास में ऐसा नहीं कि केवल टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आपको इतिहास में मालूम होना चाहिए किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। इंडियन हिस्ट्री को हम लोग देखे थे कितने भाग में बांटा गया था, तो 3 भाग में बांटा गया था। सबसे प्राचीन वाला को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया, उसके बाद वाला को आद ऐतिहासिक काल कहा गया, और उसके बाद को ऐतिहासिक काल कहा गया था। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर का यूज ज्यादा हुआ था, इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल को हम लोग पिछले क्लास ही लिपट लिए हैं। पाषाण काल 3 भाग में था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो क्या क्या यहाँ हुआ था ये सारे देख लिए थे। एक चीज और देख लिए थे कि नवपाषाण काल के अंत में मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु की खोज हो गई थी, जिसका नाम क्या हम लोग रखे थे, तांबा, है ना। क्या था, तो तांबा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो तांबा की खोज यहां पर ही हो गई थी। अब हम लोग आते हैं आद ऐतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता को पढ़ा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा जो है वो कांसा का प्रयोग हुआ, और यहाँ के चीज जो है वो आधा अधूरा चीजें मिले हुए हैं, इसीलिए इस काल को आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस काल को या सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है ना। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कांसा मतलब कि ब्रॉन्ज, बोलेगा कांसा किससे बनता है। देखो, तांबा का ही, तांबा और टीन का मिश्रण होता है कौन, तो कांसा। कांसा जो है वो तांबा और टीन का जो है वो मिश्रण है। बोलेगा कितना अनुपात, कभी कभी पूछ देता है रेशियो, कि कितना, मतलब कि टीन और तांबा का कितना रेशियो बराबर कांसा बनेगा, तो 9:1 बराबर जो है वो कांसा का निर्माण होता है। तो 9 kg अगर आप तांबा ले रहे हैं तो 1 kg टीन लीजिए, तो इसका मिश्रण कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, तो कांसा बनेगा। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कांसा का प्रयोग इस काल में सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना। ऐसा नहीं कि सिंधु सभ्यता में केवल कांसा का प्रयोग हुआ, नहीं, सिंधु सभ्यता में चांदी का भी प्रयोग हुआ है, सोना का भी प्रयोग हुआ है ना। तो क्वेश्चन में कभी ये पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो आपको यहां आंसर मारना है लोहा। इस समय लोहा की खोज नहीं हुआ था, तो लोहा से जो है इन लोग क्या थे, तो अपरिचित थे। लोहा की खोज जो है वो ऐतिहासिक काल में होगा। तो यही आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टीन का।
कितना रेशियो में, तो 9:1 का है ना। तांबा 9 और टीन 1 मिलाया गया तो अब जाके कांसा बनेगा। कांसा बताए थे कि कांस्य युगीन सभ्यता मतलब कि सिंधु सभ्यता केवल किस धातु से आप परिचित था, मतलब इसको कौन से धातु का ज्ञात नहीं था, तो लोहा आपको याद रखना, लोहा बाद में खोज हुआ, इसलिए लोहा अभी धकाधक मिल रहा है क्योंकि बाद में खोज हुआ। सोना चांदी जो है वो बहुत पहले खोज हो गया था, जिसके कारण अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो महंगा मार्केट में नहीं देखते, जब टमाटर वगैरह पूरा हुमच के निकलने लगता है किसान घर से, तो टमाटर 5 रुपये किलो हो जाता है। वही थोड़ा बहुत निकलने लगता है तो देखिएगा 60 रुपये 70 रुपये हो जाता है। तो मार्केट में देखा जाता है उसका वैल्यू कैसे, कि मार्केट में वो कितना अवेलेबल है। कम अवेलेबल रहेगा तो ज़्यादा दाम, ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो कम दाम, यही चीज़ें हैं। तो याद रखेंगे इस चीज को। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इतिहास के अभी हम लोग किस भाग में है, तो आदि ऐतिहासिक काल में है। तो चलिए अब हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हैं। सभ्यता मतलब क्या होता है जी, तो ऐसे समझिए कि सभ्यता मतलब समझदार लोग। यहाँ के लोग अब क्या हो गए थे, तो धीरे धीरे समझदार हो गए थे। लगभग आज से 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पहले जो है, लगभग 4 जगह पे, 4 विभिन्न नदियों के किनारे जो है वो सभ्यताओं का विकास हुआ था। जैसे कि आपको याद रखना है, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के तट पर जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। कहाँ है ये, तो इराक है ना। कहाँ पर ही, इराक। आपको मैप में याद होना चाहिए कि कौन स्थान कहां पर ही है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तो ये वाला एरिया है इराक। इसके बाद इधर तुर्क, फिर इधर यूरोप है ना, इधर यूरोप हो गया, ये वाला आपका साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि कौन चीजें कहां पर ही है। तो ये इराक में कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। किस नदियों के बगल में, तो टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियों के बगल में था। याद रखेंगे पहले के लोग आमतौर पे नदियों के किनारे बसते थे, क्योंकि जल का मुख्य स्रोत था नदियां उस समय। आजकल ना कहीं पर भी हम लोग बस जा रहे हैं, बोरिंग तोरिंग करके काम चला रहे हैं। पहले उतने विकसित नहीं थे इन लोग, तो उन आमतौर पे नदियों के किनारे ही बसते थे। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी को दजला एवं फरात भी कहा जाता है, दजला एवं फरात। तो आपको ध्यान देख लेना है, एक तो आमतौर पे यही नदियां का ज्यादा नाम देता है ना, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। लेकिन टिग्रिस नदी को दजला भी कहा जाता है और यूफ्रेटस नदी को फरात भी कहा जाता है। तो कैसे याद रखिएगा, तो इसको डिक्शनरी अकॉर्डिंग सजाइएगा। डिक्शनरी अकॉर्डिंग टिग्रिस और यूफ्रेटस को सजाइएगा तो टिग्रिस पहले आएगा। उसी तरह दजला एवं फरात को डिक्शनरी अकॉर्डिंग सजाइएगा तो दजला पहले आएगा। तो याद रखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले लोग यहीं पर ही जो है वो बसना प्रारंभ हुए थे। इससे पहले लोग कैसा था जी, तो लोग घूम फिर के खाते थे। आज यहाँ पे खाए, शिकार किया, फिर यहीं पे रहा रात, फिर उधर चल गया, फिर इधर। इन लोग समझदार नहीं थे, अस्थाई नहीं थे। समझदार कहाँ से हुए, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता से हुए। यहाँ के लोग अब बसने लगे थे, यहाँ के लोग कृषि वगैरह करने लगे थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी है। इसके अंदर भी 4 सभ्यता थी। तो कौन कौन सी 4 सभ्यता थी, तो आपको याद रखना है। सोमेरियन की सभ्यता, सोमेरियन की सभ्यता हो गया। इसके अलावा बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असरिया की सभ्यता, असरिया की सभ्यता हो गया, और कैंड्रिया की सभ्यता। इस तरह से 4 सभ्यताओं से मिलकर मेसोपोटामिया की सभ्यता बना हुआ। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर भारत पे आक्रमण करके 326 ईस्वी में
326 बीसी में जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था, और इसके बाद जब रिटर्न जा रहा था तो यही इराक के बेबीलोन सभ्यता में ही इसकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। कब? तो 323 बीसी, है ना, 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर ही इसकी मकबरा है। कहां पर ही? तो बेबीलोन में। तो ये चीज याद रखना है, आगे चल के ये काम आएगा। तो सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया के लोग ही सबसे पहले जौ फसल का जो है वो प्रयोग किया था। कई बार ये क्वेश्चन किया हुआ है कि मानव द्वारा प्रयुक्त में लाया गया पहला अनाज, तो पहला अनाज क्या है? तो जौ। ये कहाँ के लोग ही किए थे? तो यही मेसोपोटामिया के लोग ही किए थे। तो ये आप नॉर्मल समझिए। दूसरा आपको याद रखना है कि नील नदी के तट पर जो है वो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता है ना, आप लोग मैप में देख लीजिए मिस्र कहाँ है। मिस्र आपको नहीं मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा, तो इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर, वही पीली नदी के तट पर, पीली नदी के तट पर जो है वो चीनी सभ्यता का विकास हुआ था, या ऐसे ही क्यों पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है चाइना में ये। और हम लोग का देश में सिंधु नदी के तट पर जो है वो कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। तो इस तरह से लगभग आज से 5000 साल पहले 4 स्थानों पर 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता और सिंधु सभ्यता। इसको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। क्वेश्चन में कभी कभी कह देता है कि सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता निम्न में से कौन है। समकालीन मतलब कि सिंधु सभ्यता भी एक तरफ चल रहा है और एक तरफ जो है ये सब भी चल रहे हैं, तो उसे समकालीन कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता है ये सब, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो हम लोग मुख्य रूप से किसे देखते हैं? तो सिंधु सभ्यता। देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण। तो विश्व का सबसे प्राचीन बोलेगा सभ्यता तो भी मेसोपोटामिया, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता बोले तो भी मेसोपोटामिया। लेकिन कह देगा कि विश्व का सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता बोल दे तो आपका क्या हो जाएगा? तो सिंधु सभ्यता हो जाएगा। तो ग्रामीण बोले तो मेसोपोटामिया, शहरी या नगरीय बोले तो सिंधु सभ्यता हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सिंधु सभ्यता में आते हैं और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता की कालखंड देख लेते हैं। कई विद्वानों ने अपने अलग अलग राय दिए हैं। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जब सबसे सटीक कालखंड जो है कार्बन 14 का अनुसार इसकी कालखंड जो निकाला गया वो लगभग आज से 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका कालखंड को रखा गया है। ठीक है, वही बात करें कि इसमें एक व्यक्ति आएंगे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता का कालखंड 3250 बीसी से 2750 बीसी रखा गया है। तो ये 2 कालखंड आप जरूर याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे होती है। तो देखिए, जब हम लोगों के देश में अंग्रेजों सब की आगमन हो गई थी, कब? तो 1600 ईस्वी में। तो अंग्रेज जब आगमन हो गए थे 1600 ईस्वी में, तो बहुत सारे अंग्रेज जो है वैज्ञानिक जो है वो भारत की ओर आने लगे थे, या बहुत लोग अंग्रेज के लोग जो है या अन्य देशों के लोग जो है वो भारत में घूमने फिरने आते थे। और इसी क्रम में एक व्यक्ति आया घूमने भारत, जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। ये चार्ल्स मेसन जो है वो आमतौर पे भारत घूमने आया था
और ये जहां जहां घूमता था और कुछ डिफरेंट चीजें देखता था तो उसे लिखते चलता था। तो जिस किताब में ये, जिस कॉपी में ये लिखता था, उसे नैरेटिव ऑफ जर्नी के नाम से जाना गया। नैरेटिव ऑफ जर्नी के नाम से जाना गया। तो ये क्या था? तो ये चार्ल्स मेसन का एक छोटी सी पत्रिका था जिसमें ये जहां जहां जाता था नॉर्मल चीजें देखता था, कुछ कुछ डिफरेंट चीजें, तो उसको यहां पर जिक्र करता था। आज मैं यहां फलना जगह गया, मुझे फलना जगह से ये मिला। उस समय मोबाइल, फेसबुक उसबुक थोड़ी ना था जी कि डायरेक्ट फोटो खिंचाओ, देखे हाय हेलो गाइस आज मैं यहां आया हूं, देखिए आज मुझे ये चीज मिला, ऐसा थोड़ी ना था। तो उस समय कैसे लिखते थे? तो कॉपी ओपी में लिखते थे। तो चार्ल्स मेसन ने अपना पत्रिका जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी, इसी में जानकारी दिया था जब घूमने गया था। देखिए एक नदी का उद्गम होती है सिंधु नदी का, कहां से? तो चाइना से। चाइना से होते करते एक नदी का उद्गम होती है और हम लोग का जम्मू कश्मीर को काटते करते ये पाकिस्तान में बहती है। तो इसी को कहा गया है सिंधु नदी। तो देखा गया जब ये सिंधु नदी के अगल बगल में जब घूमने गया तो कुछ ऐसे स्रोत देखे जिससे इसको लगा कि यहां कुछ साल पहले लोग यहां रहा करते होंगे। ये केवल ऐसे लिखा कि यहां कुछ साल पहले लोग रहा करते होंगे। तो एक अंग्रेज भूगर्भ वैज्ञानिक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसकी बात को लेकर इसने छानबीन करना प्रारंभ किया। क्या सच में इसकी बात सही है? तो सही था। इसने छानबीन किया 1853 ईस्वी से लगभग 56 ईस्वी तक जो है इसने इस एरिया में जा जाके छानबीन किया, खुदाई उदाई थोड़ा बहुत करके देखा क्या सच में यहाँ कुछ कुछ है। तो सिंधु सभ्यता का अवशेष मतलब ईंट वगैरह जो भी होगा उसका खोज सबसे पहले किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही किया था। तो क्वेश्चन में ये कहेगा कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने। लेकिन कहेगा सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सिंधु सभ्यता से संबंधित पहला पुरातात्विक स्रोत की खोज किया था। पहला पुरातात्विक। अब ये पुरातात्विक क्या होता है तो हम आप लोग को पिछले क्लास में ही बता दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि गड्ढा उड्ढा से जैसे जमीन उमीन के खुदाई के दौरान अगर कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जो लगता है कि ये बहुत पहले का है तो वैसे चीजों को जो है वो पुरातात्विक कहा जाता है। तो यहाँ से खुदाई के दौरान ईंट ऊंट मिला होगा किसको? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये पहला अवशेष है ना, सिंधु सभ्यता से संबंधित पहला पुरातात्विक स्रोत अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। और जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह सिंधु सभ्यता का जब पहला अवशेष खोज रहा था तो इससे पहले आज तक भारत में कोई भी व्यक्ति पुरातात्विक स्रोत की खोज नहीं कर पाया था। इसीलिए भारत का पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो याद रखेंगे इस चीज को, भारत का पुरातात्विक जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखेंगे। इसने सर्वेक्षण करके बता दिया कि ये जो यहाँ कुछ लोग बसे हुए थे कुछ सालों पहले, और इसकी आकृति भी बता दिया कि कितना क्षेत्रफल में बसे हुए थे। लगभग ये बताया कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये लोग बसे हुए थे। इसके अलावा ये भी बताया कि ये सिंधु सभ्यता जो बसे हुए थे इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है ना। तो सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है ना। तो ये चीजें आपको याद रख लेना है यहीं पर ही कि सिंधु सभ्यता का पहला अवशेष अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसकी आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहला अवशेष भारत में खोजा था, खास करके पुरातात्विक का, इसीलिए इसे पुरातात्विक जनक कहा जाता है। अब थोड़ा सा बेसिक चीजें, सिंधु सभ्यता के शहर घुसने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लेंगे।
जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी को ज्यादा हम लोग टारगेट करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर कौन है। जैसे मान लेते हैं कि ये सिंधु सभ्यता था, तो इस सिंधु सभ्यता का सबसे पीछे, यहां पर ही सबसे पीछे में, ये वाला सबसे पीछे होगा, तो सबसे पीछे में मतलब पश्चिमी में कौन सा शहर है, सबसे पूरब में कौन सा शहर है, सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है, सबसे उत्तर में कौन सा शहर है, तो ये पूछ देता है। तो याद रखेंगे कि मान लेते हैं ये सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर जो था वो सुतका गेंडूर, सुतका गेंडूर। तो सबसे पश्चिमी शहर आपको यहां ये ग्राफ्स के अकॉर्डिंग समझना है। हम लोग जानते हैं ये ईस्ट है, वे वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो सबसे पश्चिमी शहर सुतका गेंडूर, सबसे उत्तरी शहर मांडा, सबसे पूर्वी शहर की बात करें तो सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिणी की बात करें तो दईमाबाद, दईमाबाद है ना। दईमाबाद कहां, तो महाराष्ट्र, ये पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर, ये यूपी, ये पाकिस्तान। तो इस तरह से सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दईमाबाद, ये सब क्या है, तो सिंधु सभ्यता के कुछ शहर का नाम है जहां लोग बसे हुए थे। लेकिन ये सबसे पश्चिमी शहर है, ये सबसे उत्तरी शहर है, सबसे पूर्वी शहर और सबसे दक्षिणी शहर। अब नदी का नाम भी पूछ देता है, सुतका गेंडोर किस नदी के बगल में था, तो याद रखना है दास्क नदी, दास्क नदी के बगल में था। ये चिनाव नदी के बगल में था, चिनाव नदी के बगल में। ये हिंडन नदी के बगल में था, हिंडन नदी के बगल में। और ये परवरा नदी, परवरा नदी के बगल में था। तो नदी वगैरह का नाम भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चले, ऐसे आप लोग याद करेंगे। सवेरे एक्सरसाइज कीजिए, है ना। सबसे पश्चिमी शहर सुतका गेंडोर, ये मांडा, फिर ये आलमगीरपुर, और दा से दक्षिण, दा से दईमाबाद। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग जो है वो सिंधु सभ्यता की शहर की ओर घुसते हैं कि कौन सी शहर में क्या क्या मिला है। तो सिंधु सभ्यता की पहली शहर की बात करें तो पहला शहर की खोज हुआ वो था हड़प्पा। हड़प्पा, इसकी खोज जो है वो 1921 ईस्वी में किया गया। सिंधु सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा शहर भी कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। नहीं, देखते हैं किसी का बाल बच्चा हो जाता है तो पहला बाल बच्चा के नाम से भी जानने लगते हैं उस व्यक्ति को। जैसे मान लेते ए नाम करके व्यक्ति का कोई बच्चा हो गया बी, तो ऐसे बोलेगा बी के मैया कहाँ है, बी के पापा कहाँ है, तो बी के नाम से जानने लगता है। तो उसी तरह सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर किसकी खुदाई हुआ था, तो हड़प्पा की। हड़प्पा नदी की अगर बात करें कि खुदाई किसने किया था, खुदाई करता जो था वो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी था। ये तो मजदूर था, इसकी खुदाई करने वाला एक मजदूर था। इसको हुक्म दिया था कि खुदाई करो, मतलब कि नेतृत्व, आज के डेट में हम लोग इसको ठेकेदार कह सकते हैं। तो नेतृत्व करता जो था वो था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल, अभी की डेट में आप ऐसे सोचो, जॉन मार्शल ठेकेदार था, कहीं पे काम चला रहा था खुदाई का, बहुत सारे मजदूर लेके गया, चलो काम करवाएंगे, पैसा देंगे आप लोग को। तो पहला गायता चलाने वाला कौन था, तो दयाराम साहनी था। तो ऐसा नहीं कि केवल दयाराम साहनी ने ही इस शहर को खुदाई करके निकाल दिया, नहीं, बहुत सारे मजदूर होंगे, लेकिन पहला कोड़ी या गायता ये चलाने वाला व्यक्ति कौन होगा, तो दयाराम साहनी था। तो इस तरह से खुदाई करता दयाराम साहनी।
बोलेगा किस नदी के बगल में था, तो ये रावी नदी के बगल में था, रावी नदी के बगल में, तट पर। लेकिन कभी कभी और खोखर के पूछ देगा कि रावी नदी के किधर, दाएं कि बाएं, तो ये भी याद रखना रावी नदी के बाएं था, ये है ना, बाएं। अब ध्यान से समझिए, आप बोल रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदी का अगल बगल में बसा होना चाहिए ना, तो रावी नदी कहां से आ गया? तो देखो, सिंधु नदी चाइना से उद्गम होकर ये जम्मू कश्मीर के पार होते करते पाकिस्तान में ढल जाता है। इसके सहायक नदी भी है, बहुत सारे सहायक नदी है, जैसे कि आपको याद रखना है चिनाब नदी सहायक है इसकी, रावी नदी इसकी सहायक, चिनाब नदी का सहायक रावी नदी है। इसके अलावा आपका सतलज नदी भी इसकी सहायक है, ब्यास नदी सतलज नदी के सहायक नदी है। तो इस तरह से तो देखिए बड़का नदियां जो है वो कौन है, तो सिंधु नदी है, और इन्हीं के सहायक नदियां हैं कौन कौन, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये सब। तो इन्हीं के एरिया में बसे हुए लोगों को एक मूल रूप से सिंधु सभ्यता कहा गया है, ऐसे याद रखना है। तो ये किस नदी के बगल में था, तो रावी नदी के बगल में था। कभी कभी ऑप्शन रावी नदी देता ही नहीं है। आज की डेट में रावी नदी का नाम रावी नदी है, लेकिन वैदिक काल के समय, है ना, वैदिक काल में रावी नदी को जो है वो परुशनी कहा जाता था, परुशनी नदी। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा हड़प्पा शहर किस नदी के तट पे स्थित थी, अब ऑप्शन में है ये नहीं है क्या, तो रावी नदी। तो आप क्या मार के आएंगे, परुशनी नदी। क्लियर है यहां तक? तो हड़प्पा शहर की खुदाई हो गया, खोजकर्ता दयाराम साहनी किसने खुदवाया, तो जॉन मार्शल ने। किस नदी के बगल में, तो रावी नदी के बगल में। अब देख लेते हैं कि हड़प्पा शहर की खुदाई हो रहा है, तो उस खुदाई के दौरान सामग्री मिलेगा, है ना, कि क्या क्या वस्तु मिले यहां से खुदाई के दौरान। तो क्या क्या मिले हैं उसमें से इंपॉर्टेंट जो है हम लोग का वही याद रखना है। जैसे यहां से याद रखना है कि श्रमिक आवास, तो यहां से क्या मिला है, श्रमिक आवास मतलब मजदूर का घर, मेहनत करने वाले का घर। अब कैसे पता चलेगा जी कि मेहनत किया वाला घर है, तो मान लेते हैं कि कोई एक घर मिला है हमें, और वो कोई छत बिल्डिंग नहीं है, एक नॉर्मल मिट्टी उट्टी का घर होगा। अब पता चला कि इस घर की जब खुदाई हो रहा है, तो यहाँ आमतौर पे मजदूर वाला जो है वो आमतौर पे सामग्री मिल रहा है। जैसे कि यहां से मिला था कुम्हार का चाक। अब कुम्हार का चाक कौन रखेगा जी, मतलब कि मिट्टी वगैरह, जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं, मृदभांड वगैरह, तो चक्का को घुमाते हैं, देखिएगा ऐसे हाथ से करके मिट्टी को बनाते हैं, तो वही चक्वा मिला है। तो अब इसलिए कोई बिल्डर के यहाँ ये कुम्हार का चाक थोड़ी ना मिलेगा जी, वो कोई श्रमिक होगा, मिट्टी कुट्टी का कुछ चीजें बनाता होगा, तभी ना ये मिला है। तो इससे पता चल गया कि श्रमिक का आवास था, आने की आवास है, मतलब कि एक मजदूर का घर था ये, समझ ना। तो ये कुम्हार का चाक मिला है। तो घर में और खुदाई हो रहा है, तो देख रहा है कि और काम मिल रहा है जी। तो यहां से मिल गया किचनवा दने, तनी खाना वाना जिधर बनाता था उधर जब खुदाई हुआ, तो यहां पता चला कि लकड़ी की औखली मिला, लकड़ी की औखली है ना, मसाला कूटने वाला लकड़ी की औखली, क्योंकि उस समय लोहा की खोज नहीं हुआ था, तो लकड़ी की ही चलता था, है ना। इसके अलावा और क्या मिला, और जब इधर उधर इस घर में खुदाई हो रहा है, तो पता चला कि पूजा घर भी था, और पूजा घर से क्या मिल रहा है, तो मातृदेवी की मूर्ति मिला, मातृदेवी की मूर्ति यहां से मिला। और थोड़ा बहुत खुदाई कर रहा है, और थोड़ा बहुत अगल बगल गया, तो देखा कि यहाँ एक अनाज रखने वाला घर मिलल है। जैसे कि आज भी देखिएगा गांव घर में चलेगा, खांचा ऊंचा में धान उन रखते हैं, तो उसी तरह यहां पर भी धान वगैरह ये सब, धान का साक्ष्य नहीं, गेहूं और जौ मिला है। तो यहां अनाज का घर मिला है, इसे अन्नागार कहते हैं, अन्नागार का साक्ष्य मिला है।
अब ये अन्नागार जो है रावी नदी, जैसे ये नदी है ना, तो ये घर की खुदाई हो रहा है ये रावी नदी के बगल में। तो रावी नदी के बगल में जब खुदाई हो रहा है तो इस रावी नदी के बगल का जो घर में 6 गो लगातार एक ही पंक्ति में जो है ये अन्नागार मिले हैं। तो 6 लगातार जो है वो अन्नागार मिला है रावी नदी के तट पर। और ये जब अन्नागार मिला, कैसे जानेंगे? यहाँ अन्न रखता था, अनाज रखता था, तो पता चला इस अन्नागार से क्या मिला है? तो गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। तो यहां से आप लोग फटाक से नोट दे के लिख लेंगे, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी तो गेहूं और जौ थी। क्लियर है यहां तक? गेहूं और जौ। इसके अलावा और यहां से क्या मिला? तो यहां से स्नानागार भी मिला। स्नानागार मतलब कि तालाब वगैरह का साक्ष्य मिला यहां से। तो ये चीज याद रखना है। इसके अलावा और यहां से क्या पूछ देता है? तो एक स्त्री का साक्ष्य मिला, और इस स्त्री के नाभि में, जैसे ये स्त्री है, तो स्त्री के नाभि से जो है वहां पेड़ निकला हुआ है, ऐसे है ना, पेड़ निकला हुआ है। इसे उर्वरता की देवी कहा गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे? स्त्री के नाभि से निकला पौधा का एक मूर्त मिला है या मूर्ति। इसे क्या कहा गया है? तो उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी कहा गया है। तो उर्वरता की देवी कहां से मिला है? तो हड़प्पा शहर से मिला है। तो इतने से आपको हड़प्पा शहर से सामग्री याद रख लेना है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और याद रखना चाहें तो यहां से एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम दे दिया गया है RS 37 कब्रिस्तान। तो ये चीजें आपको यहां से इतने सारे याद रखना है। कौन से शहर से? तो हड़प्पा शहर से। तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अब हम लोग दूसरा शहर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम मोहनजोदड़ो। तब हम लोग अगला शहर मोहनजोदड़ो को देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या सामग्री मिला है। यही 2 शहर से ज्यादा पूछते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला तो जरूर याद रखेंगे। तो सिंधु सभ्यता की दूसरी शहर की खुदाई हुई मोहनजोदड़ो। कहीं कहीं इसका नाम मोहनजोदाड़ो नाम रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यही है। ये 1922 में, अगले साल इसकी खुदाई हुई। वो 21 में, ये 22 में। खुदाई करता जो है वो चेंज हो गया। खुदाई करता यहां कौन है? तो राखलदास बनर्जी। खुदाई करता की बात करें तो राखलदास बनर्जी, हैं। लेकिन ठेकेदार वही था। कौन? तो जॉन मार्शल ही जो है वो ठेकेदार है। तो नेतृत्व करता जॉन मार्शल ही रहे। खुदाई करता राखलदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो में जब खुदाई हो रहा है ना, तो यहां से अंग भंग हड्डियों का साक्ष्य मिला है। हड्डियों का साक्ष्य मतलब कि यहाँ की हड्डी जो है वो अंग भंग है। मतलब कि किसी कोई हड्डी का हाथे नहीं है, किसी का माथे नहीं है, किसी का पैरे नहीं है, ऐसे वाला हड्डी मिला है। तो इसीलिए ये अंदाजा लगाया गया कि मोहनजोदाड़ो में कोई युद्ध हुआ होगा। तो क्वेश्चन में यहां ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता के किस शहर से युद्ध का प्रतीक मिला है। तो युद्ध का प्रतीक कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो अगर बात करें कि ये किस नदी के बगल में, तो ये आपको याद रखना है, ये सिंधु नदी के बगल में ही था। सिंधु नदी के बगल में सिंधु नदी के तट पे। और खोखर के पूछ देगा, जैसे ये सिंधु नदी आ रही है तो कन्ने ईस्ट साइड की ईस्ट साइड, नदिया के ईस्ट साइड की ईस्ट साइड, तो नदी ऐसे बह रही है, तो ये दाहिना साइड था, है ना, दाएं साइड। तो ये दाएं साइड है। सिंधु नदी के दाएं साइड स्थित था कौन? तो मोहनजोदड़ो शहर। तो युद्ध का प्रतीक कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से।
यहाँ की हड्डी ऐसा मिला है कि एक ही जगह कुरहावल है ना, एक ही जगह कुरहावल ऐसे ढीपरा जैसा बना दिया है, एक ही जगह कुरहाया हुआ है, इसीलिए इसे मृतकों का टील्हा कहा गया है ना। तो बोलेगा मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टील्हा, मृतकों का टील्हा। टील्हा आप लोग समझते हैं, टील्हा किसे कहते हैं जी, तो आप लोग गांव घर वाला ज्यादा समझते हैं। अभी डेट में कुकड़ी उठाने जाएगा, मशरूम उठाने जाएगा, यही टीलुने में। तो ये टील्हा क्या होती है, इस तरह से ऐसे ऐसे उभरा रहेगा और यहाँ पर छिद्र उद्र रहेगा, जने तने से ऐसे छिद्र रहेगा। तो जब हड्डी वगैरह को जब एक ही जगह ढेरिया दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, तो ऐसे ऊपर ऐसे ढांचा बनेगा, जने मन तने से लाता जैसा दिखेगा, इसीलिए इसे टील्हा कहा गया। तो मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टील्हा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतने सरल तरीका से बता दिया। अब देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से जब खुदाई हो रहा है तो खुदाई के दौरान क्या क्या मिल रहा है, खुदाई के दौरान क्या क्या मिल रहा है उसकी अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो खुदाई के दौरान आपको याद रखना है पुरोहित आवास। पुरोहित आवास कहने का मतलब यहां पर पंडित, यहां पूजा पाठ चलता था, तो पूजा पाठ जो लोग करते हैं उसे पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित आवास यहां से मिला है। इसके अलावा और यहां से क्या मिला है, तो अपने में सोचो, जो पर पंडित होंगे, मतलब पुरोहित अभी की डेट में हम लोग कह सकते हैं कि पर पंडित, तो पुरोहित जो लोग होंगे पूजा पाठ करते होंगे, तो उन लोग डेली नहाते होंगे, तो स्नानागार तो हुमच के बनाया होगा, तो स्नानागार, स्नानागार याद रखेंगे। ये पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है, सबसे बड़ा स्नानागार। स्नानागार मतलब ऐसे याद रखो कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़का तालाब जो है वो कौन है, कहां पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो सबसे बड़ा स्नानागार। इसके अलावा यहां से कुआं का भी साक्ष्य मिला है, कुआं का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा और क्या मिला है यहां से, तो कपास का साक्ष्य मिला है, कपास। तो सिंधु सभ्यता, विश्व में सिंधु सभ्यता को ही जो है कपास उगाने का पहला श्रेय जाता है। तो कपास उगाने का पहला श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, यही लोग शुरुआत में कपास उगाना शुरुआत ही किए थे। तो कपास का साक्ष्य मिला है। इसके बाद यहां से अन्नागार मिला है, अन्नागार, अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला घर। और ये बिल्डिंगिया जो है ना, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है। तो अपने में सोचो, अभी हम लोग देख रहे थे हड़प्पा, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है, लेकिन ये अन्नागार मोहनजोदड़ो के अन्नागार से छोटे हैं। जबकि यहाँ कैसे लोग थे, तो श्रमिक आवास, मतलब सीधा सीधी कह सकते किसान थे यहाँ लोग, लेकिन किसान के घर में अनाज उतने नहीं थे। कैसे अंदाजा लगाएं, क्योंकि अन्नागार छोटा था। लेकिन यहाँ पुरोहित हैं, पूजा पाठ करके उन लोग अन्नागार बड़ा बनाया था। इसका मतलब कि पूजा पाठ करके इन लोग पास अन्न बहुत ज्यादा हुआ था। आज भी डेट में भी देखिएगा, किसी को मेरा बात से ठोस नहीं पहने, लेकिन रियलिटी है कि किसान करके जितना अनाज नहीं करेगा, एक कोई पुरोहित जो है वो जो है पूजा पाठ करके गांव से पैकरा करके एक किसान से ज्यादा धन जो है अनाज चार दाल जो है वो जमा कर लेता है। तो अन्नागार यहाँ सबसे बड़ा है, ये चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा और यहाँ से क्या मिला है, अन्नागार के अलावा, तो यहाँ से आपको याद रखना है पशुपति, याद रखना है पशुपति शिव, पशुपति शिव मिला है। पशुपति शिव मतलब आज के डेट में जो शिव भगवान है वैसा नहीं, शिव भगवान के केवल पशुएं मिला है, जैसे कि सांप हो गया है ना, गाय हो गई, तो ये सब मिला है। तो इसे पशुपति शिव कहा गया है, क्योंकि शिव भगवान का केवल डिपार्टमेंट लोग मिले हैं, है ना, जानवर सब मिले हैं, तो वो सब, तो इसे पशुपति शिव कहा गया है। तो ये चीजें आपको यहां से याद रखना है, मोहनजोदड़ो से इतनी चीजें याद रखना है। अब हम लोग अगला शहर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैसी को हम लोग टारगेट करेंगे, ज्यादा डीपली भी हम लोग को उतने नहीं पढ़ने।
तो अभी तक हम लोग कितने शहर को देख लिए? तो हम लोग हड़प्पा देख लिए, मोहनजोदड़ो देख लिए। इसके बाद जो खुदाई हुआ था वो आपको याद रखना है, सूतका गेंडोर। इसकी खुदाई 1927 ईस्वी में हुआ था, ऑरेनस्टाइन ने किया था। ऑरेनस्टाइन ने इसकी खुदाई किया था। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर है और किस नदी के बगल में? तो दास्क नदी के बगल में है। ये अभी हम पढ़ा के गए हैं। तो इसमें आप यही बेसिक याद रखेंगे। इसके अलावा एक नदी और याद रखना है, इसके अलावा एक और शहर याद रखना है। ये सब जितने भी शहर अभी हम पढ़ा रहे हैं ये सब पाकिस्तान में है अभी। तो पाकिस्तान का एक और शहर चनहुदड़ो याद रखना है। चनहुदड़ो की खुदाई जो है वो गोपाल मजूमदार ने किया था। ये किस नदी के बगल में है? तो सिंधु नदी के बगल में ही ये शहर था। यहां से मिला हुआ सामग्री में याद रखना है, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य। कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य। तो यहां से यही याद रखना है कि चनहुदड़ो जो सिंधु नदी के तट पे था, यहां से कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य मिला है। तो इतने शहर जो अभी हम पढ़ाएं, ये सारे जो शहर थे वो पाकिस्तान के थे। अब हम लोग अपना भारत की ओर घुसते हैं कि भारत में कौन कौन से सिंधु सभ्यता के शहर थे। तो सबसे पहले हम लोग देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला शहर देख लेते हैं, गुजरात। तो गुजरात में 4 सिंधु सभ्यता के स्थल का नाम याद रखना है। पहला आपको ये वाला याद रखना है, धौलावीरा। इसके बाद यहां पर ही सुरकोटदा, ये लोथल, भोगवा नदी के तट पे था, और ये रंगपुर। ये 4 शहर हम लोग यहां देखेंगे और आप लोग इसी तरह बनाएंगे और देखते हैं कि क्या क्या विशेषता था। तो धौलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है स्थल के मामले में, है ना। आकृति के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में धौलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा से क्या मिला है? तो जलाशयों का साक्ष्य। यहां से 16 जलाशय का साक्ष्य मिला है। मतलब कि बारिश के पानी को रोकने के लिए जो है वो तालाब उलाब बनाया जाता था। तो सबसे ज्यादा तालाब जो है वो कहां मिला है? तो धौलावीरा से 16 ठो मिले हैं, याद रखेंगे। तो यहां से आप यही याद रखेंगे। आगे जो है अब बोलेगा ये दोनों शहर कहां था? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है ये दोनों शहर। अब अगला देखते हो सुरकोटदा। अब सुरकोटदा से क्या मिला है? तो आपको यहां से याद रखना है कि सुरकोटदा से जो है वो कलश स्वाधान, मतलब कि जब लोग मरते थे तो उसकी राख को जो है वो कलश में रख कर जो है वो दफनाया जाता था। इसी को कलश स्वाधान कहा गया है। तो कलश स्वाधान कहां से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है। इसके अलावा यहां से तौल का साक्ष्य मिला है। तौल का साक्ष्य मतलब कि वजन करने वाला कुछ मात्रक यहां से मिले हैं। और ये मात्रक जो थे वो 16 के रेशियो में था। 16, 32, जैसे कभी 1 केजी 2 केजी है ना जी, उसी तरह उस समय 16, 32, 64 इस तरह से 16 के रेशियो में था। लेकिन ये जैसे अभी हम लोग 1 केजी तो यहां क्या उपयोग करते थे उसको पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन एक अनुमान ये लगाया गया है कि 16, 32, 64। अब इसके बाद क्या मात्रक के यूज करते थे ये लोग अभी तक सिंधु सभ्यता के लेख को नहीं पढ़ा जा सका है उतने अच्छा से। तो यहां तौल का साक्ष्य मिला है, याद रखेंगे इस चीज को। इसके अलावा यहां से घोड़ा का साक्ष्य मिला है। घोड़ा का साक्ष्य। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुरकोटदा से
कि ये एक बंदरगाह शहर था, बंदरगाह शहर। बंदरगाह को ही कई और नाम से जाना जाएगा, जैसे बंदरगाह हो गया, गोड़ीवाड़ा हो गया, गोड़ीवाड़ा हो गया, है ना। तो ये चीजों आपको याद रखना है कि बंदरगाह हो गया, गोड़ीवाड़ा हो गया, पतन, पतन। तो पतन मतलब आदमी सोचता है खत्म, नहीं, पतन मतलब जो बंदरगाह भी होता है। तो बोलेगा निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का पतन शहर था, तो आपको याद रखना है सुरकोटदा। बंदरगाह किसे कहते हैं, या पतन या गोड़ीवाड़ा, कि यहाँ पर ही समुद्री जहाज़ों को जिस स्थल पर जो है वो बांध के रखा जाता है, या यहाँ पर ही रुकती है समुद्री, जैसे अभी ट्रेन वगैरह रुकती है तो रेलवे स्टेशन बोलते हैं ना जी, तो उसी तरह जलीय जहाज जहाँ पे रुकती है उसे बंदरगाह कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये बंदरगाह स्थल था कौन, तो सुरकोटदा, ये VVI करके। अब हम लोग आते हैं लोथल, ये भोगवा नदी के तट पर था। लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर था। दुइये का तो बंदरगाह शहर ही था यहाँ भारत में, एक सुरकोटदा और दूसरा लोथल। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये दो शहर जो है वो बंदरगाह शहर, लेकिन सबसे बड़का अभी की डेट में देखते हैं रेलवे स्टेशन बहुत है, लेकिन एक होता है जैसे अभी इधर हम लोग का झारखंड में हटिया सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो उसी तरह लोथल हो गया और सुरकोटदा बंदरगाह था, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वो लोथल था। ये किस नदी के बगल में था, तो भोगवा नदी के तट पे स्थित था। यहां से क्या मिला है, तो यहां से जो है वो युगल समाधान, युगल समाधान मिला है। अब युगल समाधान मतलब कि जोड़ा में दफनाने के साक्ष्य। देखो यहाँ पे कलश दफनाने के साक्ष्य मिला, मतलब कि कोई मर गया तो कलश में उसके राख को कलश में रख के दफनाया जाता था, तो ये कलश स्वाधान। या युगल स्वाधान मतलब जोड़ा, कपल में, मतलब कि अगर मान लेते हैं ऐसे अभी की डेट में कि अगर अभी हस्बैंड मरा तो अभी हस्बैंड को वो कब्र में दफना दिया, बाद में अगर उसकी वाइफ मरी है तो फिर इसी कब्र में दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। और इस कब्र से पता चला कि यहां सती प्रथा थी, सती प्रथा। सती प्रथा मतलब कि कुछ विश्वास रखते होंगे, है ना, कि एक ही जगह दफनाना है, ये वो इस तरह से। तो यहाँ सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, तो लोथल से। तो ये सब मिटा देते हैं, अभी लोथल में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लोथल की चर्चा ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ से युगल समाधान, और युगल समाधान से पता चला कि यहाँ सती प्रथा थी। इसके अलावा यहाँ से जो है चावल का साक्ष्य मिला है, याद रखेंगे। गेहूं जो लगभग शहरों से मिल रहा था, लेकिन चावल 2 ही शहर से मिला है, खास करके सिंधु सभ्यता में, एक लोथल हो गया और दूसरा रंगपुर हो गया। तो लोथल से एक चावल का साक्ष्य मिला है, और ये चावल को जब मापा गया तो पता चला ये 1800 साल पहले का था, मतलब सॉरी 1800 BC का ये था, है ना। तो 1800 BC का ये चावल था। तो बोलेगा लोथल के प्राप्त चावल कितनी पुरानी थी, तो 1800 BC। ऑप्शन देखना है, BC रहेगा 1800 BC तो ठीक है 1800 BC, लेकिन BC हटा के पुराना लिखल रहेगा, पुराना, तो उस कंडीशन में अभी का 2000 और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 3800 वर्ष पुराना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ये BC मतलब जीरो से इधर का है 1800 वर्ष, इधर हम लोग अभी जी रहे हैं या ईस्वी में 2000 में, तो 2000 और ऐड हो जाएगा। लोथल एक ऐसा शहर था जहां के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां जो है वो रोड की ओर खुलती थी, रोड की ओर खुलती थी। देखिए सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर पाया गया, उन शहरों के घरों के दरवाजे जो है वो रोड की ओर नहीं खुलती थी, रोड के पीछे की ओर। जैसे कि ये मान लेते ये रोड गया है और यहाँ कोई घर है, तो इसकी दरवाजा आगे इधर नहीं रहेगा, कहाँ पे रहेगा, इस साइड में रहेगा। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था कि उसकी घर के दरवाजा किधर खुलती थी, तो रोड की ओर खुलती थी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। लोथल में क्या है कि वृत्ताकार और चौकोर अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, वृत्ताकार में भी और वर्गाकार में भी, चौकर भी मिला है।
ये चीजें आपको यहाँ याद रखना है, इतना काफी है लोथल के लिए। अब आते हैं हम लोग रंगपुर। रंगपुर में धान का भूसी मिला है, धान की भूसी। अब धान की भूसी मिला है, इसका मतलब क्या जी, यहां से धान का साक्ष्य मिला होगा। तो रंगपुर से आपको याद रखना है कि रंगपुर से धान का साक्ष्य मिला है। तो सिंधु सभ्यता का दो स्थल जहां से चावल का साक्ष्य मिला है, एक लोथल हो गया और एक रंगपुर हो गया। लेकिन सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जो थी वो कौन थी, गेहूं और जौ। सबसे ज्यादा गेहूं और जौ का यूज करते थे, उपयोग करते थे। कहीं कहीं से लोथल में हो गया, रंगपुर में हो गया, धान का साक्ष्य मिला। तो ये हम लोग चारों शहर मोदी वाला देख लिए। और पंजाब में रोपड़ में क्या मिला है, तो रोपड़ से जो है वो आपको याद रखना है, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य। याद रखिएगा, लोथल में जो है वो मालिक के साथ बकरा या बकरी है ना, बकरा दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से, जबकि मालिक के साथ बकरा या बकरी दफनाने का साक्ष्य लोथल से। तो रोपड़ में आपको यही याद रखना है। इसके अलावा हम लोग नीचे पंजाब के नीचे आ जाएंगे, हरियाणा से जो है आपको दो शहर आपको याद रखना है, एक राखीगढ़ी और दूसरा बनवाली। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा स्थल है कौन, तो राखीगढ़ी, इसलिए आपको यह पढ़ना है। बनवाली की बात करें तो बनवाली भी हरियाणा से। बनवाली से आपको याद रखना है कि यहां से जो है वो टेराकोटा हल का साक्ष्य मिला है, हल। अब टेराकोटा किसे कहते थे जी, तो मिट्टी का कोई चीज उसे आग में गर्म करके बनाया जाता था, पकाया जाता था। जैसे अभी के डेट में भी कोई मान लेते मिट्टी का कोई बर्तन ही बनाया तो उसे देखते होंगे कि आप लोग कि उसे पकाया जाता है आग में। तो उसी तरह यहां जो है वो मिट्टी का हल मिला है, हल जोतने वाला। आजकल ना ट्रैक्टर उक्टर से जोता होता है, पहले देखेंगे, इससे पहले आप लोग लकड़ी का देखते होंगे। तो उस समय यहाँ मिट्टी का हल का साक्ष्य मिला है, मिट्टी को बनाया हुआ और उसको पकाया हुआ है। तो हल का साक्ष्य मिला है कहाँ से, बनवाली से। यहाँ इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा एक और शहर का नाम याद रखना है, नीचे आ जाइए, हरियाणा के नीचे अब राजस्थान से एक शहर का नाम याद रखेंगे, कालीबंगा से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। देखिए, जोतल खेत कालीबंगा से, लेकिन हरवा कहां खोल ले जाके, बनवाली से। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान नीचे, हरियाणा थोड़ा सा ऊपर। तो जब भी अगर किसान घर से होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब भी बारिश होती है तो पहले कौन खेत में पानी लगे, मान लेते हैं ये बनवाली वाला खेतवा है और ये कालीबंगा वाला। तो पहले पानी, बारिश होगी तो पहले खेत में, कौन से खेत में पानी भरेगा, तो कालीबंगा में। तो कालीबंगा में जोत जात के ये चला गया, यहां रोपा स्टार्ट होगा। और ये सोचा कि कल जोतेंगे कहां, बनवाली में। तो ये हरवा खोल रखा है सुविधा के लिए कि कल आएंगे डायरेक्ट हल जोतेंगे, तो हरवा खोल रखा है बनवाली में। तो याद रखेंगे इस चीज को। लेकिन अगला दिन यहां जोतने अबे नहीं किया। हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है और जोता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से और कुछ चीजें, जैसे कि काली चूड़ी का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा और कुछ साक्ष्य, जैसे कि कालीबंगा से क्या मिला है, तो यहां से भी हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। जिस तरह लोथल में हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, उसी तरह यहां से भी हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। तो हवन कुंड दोनों जगह है सिमिलर, तो ये चीज ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हम लोग देख लिए सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिले हैं।
अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के कुछ और विशेषता जैसे कि सिंधु सभ्यता जो थी वो विदेश से व्यापार करती थी, विदेश से। अब कैसे पता चला कि विदेश से व्यापार करती थी लोथल? तो लोथल का मोहर जो है वो फारस मतलब आज के डेट में ईरान में इसकी शहर मिला, यानी कि ईरान में जो है लोथल का मोहर मिला है और लोथल में फारस का मोहर मिला है। तो इससे पता चला कि ये विदेश से व्यापार करता था। तो सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो विदेशी व्यापारी से संबंधित रखता है। तो आपको याद रखना है लोथल किस देश से ये विदेशी व्यापार करता था? तो फारस से। कैसे पता चला? फारस मतलब वर्तमान में ईरान। तो ईरान का मोहर लोथल में मिला है और लोथल का मोहर फारस में मिला है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब लोथल में जो व्यापार होता था तो यहां मोहर मारते थे इन लोग। जैसे कोई सामान भेजना है यहां से वहां मतलब लोथल से भेजा जा रहा है फारस, तो उसको सामान भेजा तो यहां मोहर मार के कैसे पता चलेगा कि लोथल से आ रहा है? तो मोहर मार के भेजता था। तो मोहर में जो है मोहर का प्रयोग इन लोग करते थे। तो मोहर किस चीज का बना होता था? तो आप कुछ विशेष चीजें ये वाला भी आई करके इस पॉइंट को लिखते चलेंगे। तो सिंधु सभ्यता की मोहर जो थी वो सेल खड़ी से बनाया जाता था। सेल खड़ी क्या है जी? तो सेल खड़ी एक मृतीय पत्थर है, मतलब कि पत्थर का एक रूप है लेकिन ये मरा हुआ पत्थर है, मतलब अब इसमें उतनी जान नहीं है, तोड़िएगा तो आराम से टूटेगा। तो ये सेल खड़ी से बनता था ये मोहर। सेल खड़ी में क्या होता था कि लोग कोई जानवरों का चित्र बना देते थे और उसी के मोहर लगाते थे। जैसे मान लेते हैं कि हम अभी के डेट में अगर हम लोग कुछ मोहर इस टाइप का बनाए सिंधु सभ्यता तक, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ही बकरी का साइन बना दिए और बकरी का मोहर लगा दिए। तो हो सके इसका कोड वर्ड होगा कि बकरी का मोहर, मतलब कि माल जो है वो पेड माल है, मतलब पैसा दिया हुआ है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। हाथी वाला मार दिए तो पेड नहीं है, देना पड़ेगा। तो ऐसे इंडिकेट होगा। तो मोहरों में जो है सिंधु सभ्यता के मोहरों में सबसे ज्यादा एक सिंघी जानवर का साक्ष्य मिला है। एक सिंघी या एक सिंघ वाला जानवर, ये कहा जाता है कि ये बकरी के जैसा था, लेकिन बकरी जैसा इसको दो गो सिंह नहीं निकला था, एक एक बीच में ऐसे निकल था। आप लोग अगर मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे तो वहां पे दिखाया हुआ है एक श्रृंगी जानवर। तो एक श्रृंगी, तो बोलेगा सिंधु सभ्यता के मोहरों में सबसे ज्यादा किस जानवर का प्रयोग किया गया है? तो एक सिंह वाला जानवर है ना। इसके अलावा और क्या कौन कौन से जानवर का साक्ष्य मिला है मोहर में? तो बाघ हो गया, बकरी हो गई है ना, हाथी, सांड, गेंडा। तो इतने जो है जानवरों का साक्ष्य जो है वो मिले हैं किसमें? तो सिंधु सभ्यता के मोहरों में। इसके अलावा आप कुछ और याद रखेंगे, जैसे कि लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि। इन लोग कैसे लिखते थे, मतलब लिखते कैसे थे? आप लोगों को बताए होंगे कि सिंधु सभ्यता में भी लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो इन लोगों का लिपि कैसा था? तो इन लोगों का लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक था, मतलब कि कुछ ऐसे लिखते थे जो पता ही नहीं चला, आज तक तो इसको खैर पढ़ा ही नहीं गया है। कुछ चित्र बना देते थे इस तरह से, कुछ चित्र, और इस चित्र को पकड़ना है और इसी चित्र के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ा जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की लिखने का जो स्टाइल था, मतलब कन्ने से कन्ने लिखते थे। जैसे कभी हम लोग हिंदी लिखते थे ऐसे बाएं से दाएं लिखते हैं, ये बायां हो गया, बायां से दाएं की ओर बढ़ने। लेकिन इसमें जो था, इस लिपि में का जो लिखने का जो तरीका था वो बुस्ट्रोफेदन में लिखते थे। अब बुस्ट्रोफेदन क्या है? तो बुस्ट्रोफेदन में पहले बाएं से दाएं लिखा जाता है और फिर दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो बुस्ट्रोफेदन थे इन लोग।
पहले इधर से गया, फिर इधर से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे को बुस्ट्रोफेदन कहा जाता है। इसकी लेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये हो गया लिपि। इसके अलावा थोड़ा सा मनका के बारे में देख लेंगे। मनका एक उस समय जो है वो सपरने दपरने, मतलब कि महिलाओं सब जो है खूबसूरत दिखने के लिए कुछ मनका वगैरह पहनते थे। आप लोग को चित्र में दिखा देंगे कि ये मनका क्या है। तो मनका जो है वो बनाया जाता था छोटे छोटे पत्थरों के, मृतीय पत्थरों मतलब सेल खड़ी एवं चूना पत्थरों को मिलाकर जो वो फैक्ट्री में बनाया जाता था। तो बोलेगा क्या कि मनका का फैक्ट्री कहां पर स्थित था? तो आपको याद रखना है लोथल और चनहुदड़ो। तो मनका का फैक्ट्री जो है लोथल और चनहुदड़ो में स्थित था। तो ये था सिंधु सभ्यता की कुछ बेसिक जानकारी, इतने से आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। सिंधु सभ्यता की रोड एक दूसरे को समकोण में काटती थी, समकोण। जैसे अभी के भी डेट में देखते होंगे कि कोई चौक चौराहा में एक रोड इधर से आया तो एक रोड इधर से, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री को ही क्या कहते हैं? तो समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है, भले ही सिंधु सभ्यता में मूर्ति का साक्ष्य मिला, जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति हो गया या पशुपति शिव का हो गया, लेकिन सिंधु सभ्यता में कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ये चीजें आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता में जो है वो मातृ देवी की मूर्त मिला है। इससे पता चला कि यहाँ के लोग ज्यादातर माताओं पे जो है वो ज्यादा डिपेंड थे, माताओं पे ज्यादा विश्वास रखते थे। इसीलिए सिंधु सभ्यता को बोला गया कि एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। मातृ सत्तात्मक जो है सभ्यता थी, मतलब माताओं पे विश्वास ज्यादा करते थे। अभी के डेट में अभी जो चल रही वो पितृ सत्तात्मक है। तो माताओं का वैल्यू यहाँ ज्यादा दिया गया था, क्योंकि देखो मातृ देवी की मूर्ति बहुत जगह मिला है, जबकि पशुपति केवल एक ही जगह मिला है। कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गया। तो एक ही वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता को देख लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।